नमस्कार दोस्तों। तो विजय थालापति का जो पूरा इमेज है वो एकदम हीरोइक सीएम टाइप का इमेज उनका बन गया है, क्योंकि जैसे ही सीएम बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो जिनसे लोगों ने काफ़ी कनेक्ट किया। जिसमें एक आपने बड़ा वायरल सा एक डिसीजन देखा होगा कि उन्होंने कहा कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कोई पोस्टर्स वगैरह नहीं होंगे। तमाम इसकी रीलें चली, तमाम इसका इंस्टाग्राम पे तमाम चीज़ें चली। तो विजय थालापति की पूरा स्टांस भी ये था। अब वो तो देखने वाली बात है कि वो आगे 4 साल जो है कैसा उनका कार्यकाल रहता है, क्या बड़े चेंजेस करते हैं तमिलनाडु के लिए, क्या वो सब करते हैं, वो सब तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका जो पूरा स्टांस था वो इसी प्रकार का था कि एक कंपैशनेट लीडर की तरह वो उभर करके आने की कोशिश। और दूसरी चीज़, द लाइन ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑल्सो कि वो लोगों से डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर पाए। मतलब एकदम लीडर और लोग जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो करने की कोशिश वो कर रहे थे। और यही चीज़ उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में भी करने की कोशिश की थी। लेकिन उनके पॉलिटिकल कैंपेन में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी करूर शहर के अंदर। करूर शहर में एक स्टैम्पीड होता है जिसमें 41 लोग मारे गए थे। आपको ध्यान में भी होगा कि बड़ा ये चीज़ न्यूज़ थी और खूब केस भी हुआ इसके ऊपर। अल्लू अर्जुन भी, आई थिंक उसी रैली में अल्लू अर्जुन भी आए हुए थे, वो भी उनके ऊपर भी केसेस हुए। और हमने ना देखा है साउथ के लाइन ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर कि जब हीरो जो होते हैं, जो मूवीज़ में जिनको लोगों ने देखा, जब वो ग्राउंड पर उतरते हैं, पॉलिटिक्स में उतरते हैं, ज़बरदस्त उनको सपोर्ट मिलता है। पवन कल्याण के केस में हमने देखा था। तो वही यहाँ पर विजय थालापति के केस में भी था। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग और करूर में वो स्टैम्पीड होता है, 41 लोग उसमें मारे जाते हैं। तो थालापति जैसे ही सीएम बनते हैं, थालापति ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने उन सारी फैमिलीज को, जो 41 लोग मारे गए, उनकी फैमिलीज जो थी, उनमें से हर एक पर्सन को, हर फैमिली से एक पर्सन को गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी दे दी। अब ये जैसे ही किया, जैसे ये मैटर हुआ, ये एक पीआईएल फाइल होती है कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट का आज उसके ऊपर डिसीजन आया। आज नहीं, मतलब मंडे को उसके ऊपर डिसीजन आया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने शॉकिंगली ये गवर्नमेंट ऑर्डर जिससे ये पूरा नौकरी दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। अब ये बहुत बड़ा सेटबैक है विजय थालापति के लिए और उन फैमिलीज के लिए भी जो नौकरी की आस में थे। अब इसको हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स पे जबरदस्त ऑफर इस समय पर चल रहा है। ऑफर इज 1699 में आप ये फाउंडेशन कोर्स अवेल कर सकते हो। और इस फाउंडेशन कोर्स में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको इस फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाते हैं। इनके मैच का, इनके लेवल के इस सब्जेक्ट के एजुकेटर्स जो हैं वो कहीं भी नहीं हैं। तो वो चीज़ जो आप 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए खर्च करके जो क्वालिटी आपको मिलेगी उससे कई गुना बेटर क्वालिटी, और टॉपर्स ने इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो उससे कई गुना बेटर क्वालिटी आपको अनअकैडमी अपने इस फाउंडेशन कोर्स में प्रोवाइड करता है। प्लस इसके साथ अभी जो हमारा ऑफर है उसमें आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद से ये ऑफर कभी भी पूरे साल में लास्ट बैच है हमारा इस ऑफर का। इसके बाद ये रीइंस्टेट नहीं होगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 16,999 अभी फीस है। ये फीस कल यानी कि 31 तारीख लास्ट डेट, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 24,999 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है आपके पास। चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अब देखिए, ये टॉपिक 2-3 चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 162 का जिक्र है, उसको समझेंगे, आर्टिकल 14, 16, और जो ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे अच्छे इसमें गवर्नमेंट के द्वारा भी आए हैं और कोर्ट ने भी बहुत शानदार अपने आर्ग्यूमेंट दिए। तो आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, बहुत अच्छा इसका डिस्कशन है। तो आप पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। तो देखिए, विजय थालापति जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और करूर में जो रैली हुई थी जिसके अंदर 41 लोगों की जान गई, एक स्टैम्पीड हुआ और उसमें 41 लोगों की जान चली गई। इसमें से मोस्ट ऑफ दी जो लोग जिनकी जान गई, दे वर दी सोल ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली। तो विजय थालापति, आपको पता ही है कि उन फैमिली से मुलाकात भी उन्होंने की थी। और क्योंकि वो लोग सारे जो लोग जिनकी डेथ हुई वो सारे सोल ब्रेड विनर्स थे, तो अब उनके परिवार के ऊपर पूरा संकट आ गया कि आखिर घर कैसे चलेगा। अब यहाँ से पूरा मैटर जो है वो विजय थालापति अपने हैंड में लेते हैं और चीफ मिनिस्टर बनने के जस्ट तुरंत बाद, एकदम पहला अगर कोई उन्होंने डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड करने की बात करी उन फैमिलीज़ को। जो 41 फैमिलीज़ थी उनके एक एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। मतलब हर फैमिली से एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब उन्होंने बात किया कि दे दी। अपने एक गवर्नमेंट ऑर्डर को इशू करके वो उनको नौकरी दे दी। अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट ने मंडे को क्या कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव कंपैशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को ओवरराइड नहीं कर सकता। आप जो कर रहे हो वो आप आउट ऑफ कंपैशन कर रहे हो, आपको काफ़ी सिंपैथी है उन लोगों से, इसलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव कंपैशन, ये नौकरी जो दी जा रही है। लेकिन ये
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दोनों का एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इस लाइन का मतलब आपको अगले 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो ये लाइन याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव कंपेशन कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा जब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा मैटर है करूर से। अब देखिए करूर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हुआ क्या था कि करूर में जो रैली रखी गई थी, करूर जो जगह है इसके थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। तमिलनाडु का टेक्सटाइल हब कहा जाता है इसको, और फिशिंग नेट्स और उसके लिए जो अपना मॉस्किटो नेट्स होता है जो नाइलॉन से बनता है उसके लिए बहुत जाना जाता है। इवन जो बस की बॉडी बनती है उसके लिए भी करूर एक पूरा मतलब इंडस्ट्रियल हब है, आप ऐसा मान करके चलिए। तो क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल हब है, इंडस्ट्रियल हब है, तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यही गलती हुई असेस करने में थलापति और उनकी टीम से कि उन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल रैली रखी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग उमड़ पड़ेंगे वहाँ पर। अब क्योंकि थलापति की भी जो पूरी अपनी जो मूवीज़ रही हैं वो उसमें इस तरीके से ही कॉमन मैन बनते हैं और इसीलिए कॉमन मैन उनसे बड़ा रिलेट भी करता है। तो ये सब लोग जो है वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी और हुआ क्या, करूर जो शहर है वहाँ पर एक स्टैम्पीड हो गया। और इस पूरी पॉलिटिकल रैली के दौरान जो स्टैम्पीड हुआ, बाद में उसमें 41 लोगों की जान चली गई, 41 लोग मरे। उसके बाद इनके डेथ के बाद आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपैशन, जब थलापति चीफ मिनिस्टर बने उनको लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ, इन परिवारों के लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया और उससे उन्होंने कंपैशनेट गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड किया। 1 फैमिली मेंबर ऑफ दी 41 विक्टिम्स, जो 41 फैमिलीज थी जिनके 41 लोग मरे थे, हर फैमिली के एक मेंबर को उन्होंने सरकारी नौकरी देने की बात की और सरकारी नौकरी दे दी अपने इस गवर्नमेंट ऑर्डर से। अब यहां पर उन्होंने सब अच्छा किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकारी नौकरी दे दी। लेकिन होता क्या है कि ये मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। कैसे? इसके जस्ट बाद जैसे उन्होंने सरकारी नौकरी दी, अभी तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला था, तब तक एक बड़े लॉयर हैं, बड़े एडवोकेट हैं, थीरन थिरुमुरुगन, उन्होंने एक PIL फाइल कर दी इस गवर्नमेंट ऑर्डर की लीगैलिटी के ऊपर। अब ये मामला पहुंचता है कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में। जब ये मामला पहुंचता है तो मद्रास हाई कोर्ट शुरुआत में जो उनका रुख था वो बड़ा कंपैशनेट दिख रहा था। जो बेंच थी वो यही सेम बेंच थी जो अभी जिसने डिसीजन दिया है, R साक्तिवेल जस्टिस और जस्टिस CV कार्तिकेयन, 2 डिवीजन बेंच थी। तो उन्होंने 3, आज की जो फाइनल वर्डिक्ट है मंडे की, उसके 3 वीक पहले उन्होंने बड़ा कंपैशन दिखाया था कोर्ट ने, और लग रहा था कि हो सकता है थलापति के रुख में ही फैसला चला जाए। कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि जब पूछा गया कि भाई इन लोग को हम अपॉइंटमेंट लेटर दें कि ना दें, क्या इसको पूरी अपॉइंटमेंट को होल्ड कर दें, तो कोर्ट ने उसमें कहा था कि एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ने पास किया और कहा कि नहीं भाई आप इनको अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टेम्पररी और प्रोविजनल बेसिस पर आप ये अपॉइंटमेंट लेटर उनको देना, अभी परमानेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी इसका जुडिशियल रिव्यू होना बाकी है। दूसरी कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात इसमें कही थी कि जो सैलरीज है इन एम्प्लॉयज़ की, इन रेसिपिएंट्स की जो सैलरीज है वो अभी ये ड्रॉ नहीं कर सकते। और उन्होंने कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था एक बात कि देखो जहां पॉलिसी मैटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव के पॉलिसी मैटर्स होते हैं, वहां पर जुडिशियल इंटरफेरेंस का बहुत नैरो स्कोप है, वैसे भी बहुत स्पेस मिलता नहीं है वहां पर, अनलेस और अनटिल समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्स इन। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक इशारा दे दिया था कि हो सकता है हो ना हो ये सरकार के पक्ष में चला जाएगा फैसला। लेकिन अचानक से जब मंडे को फैसला आया तो थलापति भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, सेम बेंच ने पूरा कोर्स बदल दिया और उसके बाद उन्होंने इस पूरे डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, सारी सरकारी नौकरी खत्म कर दी और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। यानी कि जिन 41 लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी उस पूरी गवर्नमेंट ऑर्डर को ही उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और इसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें लीगल रीजनिंग क्या थी। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश लिख गया है, असल में मध्य प्रदेश नहीं है, ये मद्रास है, गलती से लिख गया है तो ठीक कर लीजिएगा आप। तो अब इसमें लीगल रीजनिंग कोर्ट ने पहले क्या दी, कोर्ट ने कहा कि 2 आर्टिकल्स हैं भाई हमारे पास और दोनों फंडामेंटल राइट्स है, उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। एक आर्टिकल 14 है दैट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। हालांकि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट केस में नहीं होता है, बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता, उसका मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से भी है और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर हम उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा एक आर्टिकल है पब्लिक इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो कि सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई होता है, दैट इज आर्टिकल 16 जो कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंदर। कोर्ट ने इन दोनों को जोड़ते हुए, इन दोनों का आर्टिकल को रेफर करते हुए समझाया, क्या समझाया
उन्होंने कहा कि जो आप एक स्पेशल या एडहॉक टाइप की टेम्पररी टाइप की कैटेगरी बना रहे हो, या तो फिर आप एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट करो उससे, जैसे रिजर्वेशन का एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया, पॉलिसी मैटर से फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया कि भाई ओबीसी हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, इनको हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन देंगे। आप या तो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करो, लेकिन जो ये एडहॉक बेसिस पर या स्पेशल बेसिस पर एक आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, और इस कैटेगरी क्रिएट करके कि भाई ये लोग डिस्ट्रेस हैं, इनकी फैमिली स्टैम्पीड में मरी है, तो इनको हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ये जो पूरा आपने स्पेशल कैटेगरी क्रिएट की है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। या तो आप स्टैचुरी तरीके से ये करिए, या तो आप एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क क्रिएट करिए, जैसे रिजर्वेशन के केस में होता है, और तब आप इस कैटेगरी को अगर सरकारी नौकरी देते हैं तो वो जस्टिफाइड होगा। अदरवाइज ये स्पेशल और एडहॉक कैटेगरी तो कोई भी क्रिएट कर देगा। अभी कल को मैं बोलूं कि भाई मेरे जितने दोस्त हैं ये स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, मैं इन सबको जो है सरकारी नौकरी दूंगा। अब थलापति अगर ये कह दें तो और फिर क्या करोगे? या उनके साथ जो लोग मूवीज में काम किए, मैं अपने सारे को एक्टर्स को सरकारी नौकरी दे रहा हूँ, अब ये कर दोगे तो कैसे चलेगा? तो कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई ऐसे स्पेशल कैटेगरी या एडहॉक कैटेगरी आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उन लोग के लिए डिस्क्रिमिनेटरी होगा जो लोग एक प्रॉपर लेजिटिमेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वेट में है। और लेजिटिमेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है कि पहले भाई उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर उसका एग्जाम हो रहा है, फिर उसके ऊपर जो है वो पदों पर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, सब हो रहा है। इस सबको आपने मतलब सबको स्किप करके सीधा नौकरी दे दी उनको, तो उन लोग के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा जो लाइन में वेट कर रहे हैं। और उन्होंने, कोर्ट ने इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और बड़ी अच्छी बात है, आप इस लाइन को यूज भी कर सकते हो। उन्होंने कहा कि पब्लिक जॉब जो है दे आर नॉट मेंट टू बी थ्रोन अवे लाइक दिस, बल्कि इट इज मेंट टू बी अर्नड। ये जो पब्लिक जॉब्स होती हैं दे शुड बी अर्नड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क से इसको अर्न करने आना चाहिए, ऐसे यू शुड नॉट बी थ्रोन अवे बाय द गवर्नमेंट। अब सरकार भी अपना कुछ कहेगी, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा आर्टिकल 162 की मदद से। आपको पता ही है आर्टिकल 162 बेसिकली डिस्क्रिशनरी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशनरी पावर की बात करता है। आर्टिकल 162 ये कहता है कि अगर स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, वो अगर कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर मैटर फॉल कर रहा है, यानी कि स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो कि स्टेट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में आता है, स्टेट की सरकारी नौकरी स्टेट देखता है, तो अगर उसका कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है तो उसके ऊपर ये अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो एक्ट कर सकती है। यानी कि अगर ये सरकारी नौकरी देना चाहें तो ये डिस्क्रिशन है इनका, ये दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 162 में हमने इसको अप्लाई किया और यहीं से हमने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उनको दिया, उनको सरकारी नौकरी दिया। तो कोर्ट इसको गलत कैसे कह सकता है जब ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सरकार का। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो पूरा मामला है 162 वाला, ये अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर अनलिमिटेड नहीं है और आर्टिकल 14 और 16 को ये ओवरराइड नहीं कर सकता है। अगर एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा 14, 16 और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और आर्टिकल में, तो क्या होगा, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? तो हमें एक बैलेंस बना के देखना पड़ेगा और इसीलिए हम 14, 16 को इसको ओवरराइड नहीं करा सकते 162 को। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो फिर 162 नहीं बल्कि 14 और 16 ओवरराइड करेंगे, 162 ओवरराइड नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको फ्री हैंड छोड़ दें तो केओस हो जाएगा पूरा, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 14 और 16 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, हम उसको बरकरार रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर रीजनिंग दी गई, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग दे दी गई, बाद में उसको समझाया भी कोर्ट ने। उन्होंने कहा दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से, कंपैशन में आकर के, एग्जीक्यूटिव कंपैशन में आकर के आपने नौकरी दे दी, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी कि अब ये अगर मैटर हो गया, आपने एक बार नौकरी दे दी, तो अब इट विल ओपन द डोर्स फॉर ऑल सच इंसिडेंट्स। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, ट्रेजेडी हो रही है जहां पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहा है, फैक्ट्री एक्सप्लोजन, फायरवर्क्स फैक्ट्री एक्सप्लोजन हो रहे हैं, मोटर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वहां पर भी लोग जो है वो डिमांड करने लग जाएंगे सरकारी नौकरियों की, तो फिर सरकार फंस जाएगी। तो कंपेंसेशन का प्रावधान है, एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन का प्रावधान है, लेकिन आप उसमें सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। कोर्ट ने इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर पूरा जो दौर है उसमें पूरा एक पैरेलल ड्रॉ किया गया। कोर्ट ने समझाया कि जैसे एक और केस हुआ था, थूथुकुडी पुलिस फायरिंग केस। थूथुकुडी पुलिस फायरिंग केस में आप देख ही रहो, तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। थूथुकुडी पुलिस फायरिंग केस के अंदर पुलिस ने गोलियां चला दी थी लोगों के ऊपर और बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली गई थी, जिसके बाद आउट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपैशन सरकार ने उनको गवर्नमेंट जॉब दी थी। तो अब ये वाली सरकार जो है थलापति की कहेगी भाई उस समय जो सरकार ने गवर्नमेंट जॉब दी तो आपने अलाउ कर दिया और इस समय क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो, ये गलत कैसे है, वो सही कैसे है? मतलब हम करें तो कुछ भी गलत और वो करे सब सही, ऐसा क्यों?
तो उसको एक्सप्लेन किया कोर्ट ने कहा कि देखिए वो जो पूरा मैटर था थूथुकुडी पुलिस फायरिंग केस का, पुलिस किसके अंडर आती है? एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है, स्टेट के अंदर आती है, और ये स्टेट की दिक्कत थी, ये स्टेट की गलती थी, स्टेट का एक्शन था। तो इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी बनती थी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी स्टेट की, क्योंकि डायरेक्टली स्टेट एक्शन था कि वो अपने अकाउंटेबिलिटी के तहत पर इनको नौकरी दें, तो इसलिए वो जस्टिफाइड था। लेकिन करूर में जो हुआ वो एक लेवल की प्राइवेट पॉलिटिकल रैली थी, वो स्टेट का एक्शन नहीं था। तो इसलिए उस प्राइवेट पॉलिटिकल रैली को हम इसको स्टेट एक्शन नहीं मान सकते, ये डायरेक्ट स्टेट एक्शन नहीं है, और इसीलिए आप इन दोनों मैटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अलग केस हैं, जो कि ठीक आर्ग्यूमेंट है स्टेट का। लेकिन यहां पर आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट अच्छे दिए गए। कोर्ट ने इसमें समझाया कि बल्कि आप क्या करो, आप एंटरप्रेन्योरशिप पर पैसा लगाओ, आप उनकी टेक्निकल एजुकेशन इंश्योर करो, आप उनको स्किल डेवलपमेंट करवाओ और उनके ट्रेनिंग का कॉस्ट वगैरह बियर करो, ताकि वो सेल्फ हेल्प कर पाएं, अपना लीडर्स बन पाए, एंटरप्रेन्योर्स बन पाए, सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल्स वो बन पाए। यहां पर गवर्नमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर क्या था? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो पूरा अपॉइंटमेंट हुआ है ये एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है, एक ऐसी ट्रेजेडी का जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए ये एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात है ये एक डिस्टिंक्ट क्लास है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट क्लास हमने क्रिएट की है क्योंकि ये लोग जो है उनका कोई फॉल्ट नहीं था और इनको ये सोल ब्रेड विनर्स थे और इनकी जान चली गई, तो इनको फैमिली को सस्टेन करने के लिए हमने ये पूरा स्टेप लिया था। तो ये उन्होंने कहा कि मॉनेटरी कंपेंसेशन इनफ नहीं था उनके लिए, उनकी सारी ज़िंदगी कैसे मॉनेटरी कंपेंसेशन से गुजर सकती है, तो इसलिए हमने उनको सरकारी नौकरी देने का फिक्स किया था। और इसी में उन्होंने कहा कि इसका कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं था। हालांकि ये सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फाइनली कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम इस गवर्नमेंट ऑर्डर को आगे नहीं जाने दे सकते, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 14 और 16 को ये ओवरराइड कर रहा है, जो कि हम नहीं करने दे सकते। और इस तरीके से विजय थालापति को एक बड़ा सेटबैक लगा। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएगा कि कोर्ट का ये ऑर्डर सही है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और मॉरल तरीके से इसका कितना सही है, इसको कंपेयर करके आप भी कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ तो आई लाइक एंड आई जो भी अच्छे कमेंट होंगे आई विल लाइक इट। थैंक यू।